बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत लिखने वाला मामला अभी नहीं थमा था कि हमने देखा साथ ही जजेस को मशकूक खतूत, ऐसे जहरीले खतूत, पाउडर मिले हुए खतूत उनको मिलना शुरू हो गए, जिसमें धमकी आमेज किस्म के चीज़ें शामिल थी। कुछ ऐसे निशानात भी थे और जो किसी ने ये खतूत भेजे उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक तहरीके नामूसे पाकिस्तान से है। अब देखना यह है कि ये मामला मजीद रुकता है या नहीं, क्योंकि आज भी हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी को भी इसी तरह का एक खत, मशकूक किस्म का खत पाउडर मिला, उनको मौसूल हुआ। इस तमाम तर तनाजुर में देखा जाए कि जब 6 जजेस अपने ऊपर दबाव को कहते हैं कि उनके ऊपर खुफिया एजेंसियों ने दबाव डाला, उनके लोगों को हरास किया और ये मामला कमीशन तक पहुंचता है। कमीशन से ये फिर सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजीसा साहब जब इस मामले को सुनने जाते हैं तो उसके बाद ऐसे मशकूक खतूत बरामद होना शुरू हो गए। तो क्या इस तमाम तर मामले को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? इसके पीछे कौन है? क्या इसका बेनिफिशरी कौन होगा जिसका इस तमाम तर सूरत हाल से कोई लोग फायदा उठा सकते हैं? बहुत सारे इस हवाले से अहम पॉइंट्स को भी अभी तक उठाया जा रहा है और अमेरिका की मिसाल भी दी जाती है कि 2001 में भी वहाँ मीडिया हाउसेस को भी कंट्रोल करने के लिए उस वक्त ऐसे खतूत भेजे गए थे जिससे काफ़ी लोगों की हलाकतें भी हुई थी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जहरीला मवाद भी शामिल होता है कि जो सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों तक पहुँच जाता है, जिससे आप की मौत भी वाक़या हो सकती है, स्किन की एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। तो एक तरफ जजेस ने अपने ऊपर दबाव का जिक्र किया और फिर साथ ही ऐसे खौफनाक किस्म के खतूत भी शामिल हो गए हैं। तो देखते हैं कि मामला मजीद आगे जाकर कहाँ रुकेगा। लेकिन ये खतूत की जो सियासत आजकल हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और ये मामला यहाँ नहीं रुकता। अभी 2 दिन पहले आपने देखा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी, मोहम्मद इब्राहिम साहब ने भी एक खत लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कुछ फेवरेटिज्म का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो तैनातियाँ होनी हैं सिर्फ काजी साहब ने अपने सूबे से एक जज अफगान साहब को वहाँ लगा दिया, हालांकि उनका राइट बनता था और इन सीटों पे मेरिट के मुताबिक तकरीरियाँ नहीं हुई। ये तमाम तर इश्यूज़ इस वक्त सिर्फ जुडिशरी के हवाले से आ रहे हैं, ख़बरों की जीनत बन रहे हैं और क्या वाकई ही जजेस दबाव का शिकार रहते हैं, दबाव के तहत फैसले करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख अगर हम उठा कर देखते हैं तो इंतहाई मुतनाज़ किस्म के फैसले आते हैं और हमेशा जुडिशरी से ही ऐसे फैसले आते रहे हैं। तो क्या वाकई जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड होते रहे हैं? ये मामला मजीद कैसे तवालत इख्तियार करेगा और क्या ये तूफान थमेगा, रुकेगा? फुल कोर्ट में क्या ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी वंस फॉर ऑल कि क्या लोगों को या जजेस को भी इंसाफ मिलेगा? अदलिया का कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए? इस पर भी मजीद आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान होने जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों को मिला के जो अपोजिशन का इस वक्त हिस्सा है, कौम परस्त इसमें है, मजहबी जमातें शामिल हैं, तो क्या वाकई ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। जजेस के मामले का भी जिक्र होगा। तो क्या वाकई जजेस भी इस वक्त इंसाफ मांग रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जुनैद अकबर साहब, सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रुकन कौमी असम्बली भी हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की हमारे साथ मौजूद होंगे। शाखावत साहब साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, साबिक जज भी हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। जुनैद अकबर साहब, ये जो ख़त लिखने वाला मामला है, मशकूक ख़त हैं, कोई जहरीले ख़त हैं, क्या जजेस को वाकई डराया धमकाया जा रहा है? कुछ ऐसी अशकाल भी इसके ऊपर होती हैं कि नताइज के आप खुद जिम्मेदार हों? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये जिस तरह आपने फरमाया तो अजीब बात यह है कि जहाँ से ये ख़त पोस्ट होते हैं वहाँ के सारे कैमरे ख़राब है। और अजीब बात यह है कि ये कैमरे सिर्फ यहाँ ख़राब नहीं हुए थे, जहाँ पर GHQ का मामला आया था 9 मई को, तो वहाँ भी कैमरे ख़राब थे, कोर कमांडर हाउस के कैमरे भी ख़राब थे। तो मेरा ख्याल है ये ऑडियो वीडियो से मामला जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अभी ये कोई दूसरा तरीका है। यही तो हम कहते थे कि जजों पे प्रेशर है, लोअर कोर्ट पे अंदाज़ा लगा ले, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे ये पोजीशन उसकी है तो लोअर कोर्ट के जजों की क्या पोजीशन होगी? उससे तो बेचारों की ख़तों का हो सके कि ख़त पोस्ट भी हो गए, वो बेचारे तो बता भी नहीं सकते, ये तो अपर कोर्ट के जज है तो बता लेते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जुडिशरी पे इतना प्रेशर है, मुख्तलिफ ज़रियों से प्रेशर आता है। चीफ जस्टिस साहब को तो आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर तो नज़र आता है। इससे पहले जब हम सोशल मीडिया पे बताते कि हमारे साथ क्या होता है, मैं नहीं देखता, वो मीडिया भी नहीं देखता था, सोशल मीडिया भी नहीं देखता था। मीडिया का आया, जैसे जिलानी साहब ने इनकार कर दिया कि मैं
इतने प्रेशर में सामने नहीं आता, कोई शरीफ शख्स ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। नहीं, उस पे जैसल जिलानी साहब पे सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था, क्योंकि जज साहिबान उसके पास नहीं जा सकते। इस तरह वो तो नहीं सकता कि एक कमीशन में जो है सर्विंग जज जाए ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। वो तो पहले दिन से हम थे कि ये गलत हो रहा है। हमें फुल कोर्ट की डिमांड थी और हमारी अभी डिमांड है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब यही फरमाते थे कि चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपने पसंद के जज जो है किसी में बिठा दे। तो हमारी आज भी यही डिमांड है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी बात का लाज रखे और फुल कोर्ट बना ले। फुल कोर्ट आप कह रहे हैं इस हवाले से बनाई जा सकती है। नाज, आप वेलकम भी कहते हैं आपको डिस्कशन में। ये आप क्या देख रही हैं, ये जो 6 जजेस को खतूत लिखने वाला मामला है, मशकूक खतूत हैं, कुछ जहरीला मवाद है इसके अंदर मौजूद होता है, और फिर प्लस इंदिया दिया इस बात का काजी फायजी साहब ने कि अगली हियरिंग पे शायद कुछ फुल कोर्ट भी हो सकती है। आपको लग रहा है ये प्रेशर बनता जा रहा है जजेस के ऊपर? ये 6 जजेस वाला मामला अलग, इन पे प्रेशर था, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, बात यह है कि हम एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा अपनी मुल्क की सियासी जो एक टेम्परेचर है वो इतना बड़ा हुआ होता है हर वक्त, और एक इतनी अनसर्टेनिटी और क्योटिक सिचुएशन जो है वो मुस्तकिल लगातार आप देख रहे हैं कई अरसे से चलती आ रही है, जिसको सेटल करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। हम जब तक इस टेम्परेचर को नीचे नहीं ले जाएंगे तो मुल्क दुश्मन अनासिर इसका फायदा उठाते रहेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो मुल्क की सलामती के इशू हैं, वो कितने अहम हैं। हमारे कितने सारे दुश्मन हैं जो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा मामला हो जिससे फायदा उठा सकें। क्या ये बात दुरुस्त नहीं? क्या कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से नहीं अरेस्ट किया गया? क्या दुश्मन नासिर ने हमेशा कोशिश नहीं की? क्या भारत हर वक्त इस ताक में नहीं रहता? इसके अलावा मुख्तलिफ अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के ख्वाहिशमंद नहीं है। तो इनके ये पीछे वो जब अनासिर हो सियासी सकते हैं, आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये कह सकती हूँ। देखिए, ये तो एक सियासी जमात जबकि ऑलरेडी एक कशीदगी के तौर पे हमेशा फ्रंट फुट पे आके सीधा मलबा उठा के अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे डालती है, तो कभी क्या कोई इंस्टीट्यूशन चाहेगा कि कोई ऐसा मामला हो जिस पे डायरेक्ट इल्जाम जो है वो उनके ऊपर जाए? कभी वो नहीं जाएगा। तो इतना फूलिशली तो कोई भी प्ले नहीं करेगा कि सीधा मलबा उन्हीं के ऊपर जाए। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि ये वो अनासिर हैं, ये वो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में इदारों में तसादुम चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को इदारों से टकराने में जो है अपना कहीं ना कहीं फ्यूल टू द फायर का जो है किरदार अदा करते हैं। आपको तो लग इस रहा है चीज इसके को पीछे रूल आउट मुल्क नहीं किया दुश्मन जा हो सकते सकता। हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं जो पाकिस्तान को देखिए, इसमें डिस्टेबलाइज समझदारी देखना का चाहते हैं, काम खुदा न खास्ता। आसमा, इसमें सियासी जमातों को अपना रोल प्ले करना ठीक पड़ेगा। होगा। देखिए, सियासी जमातों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना सिर्फ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर रहकर भी हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। कभी जिस किस्म, देखिए, हमने सबने विक्टिमाइजेशन भुगती है आसमा। आज अगर पीटीआई इस चीज को फील कर रही है, इस हीट को पीटीआई फील कर रही है, इस टेम्परेचर को पीटीआई फील कर रही है, तो मे बी इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देम। हमने तो 12-12 साल जेलें भुगती हैं। हमने 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी, सब जेलों में थे, सबको जेलों में डाल के ट्रायल किया जाता था। बख्तरबंदों में ईद की रात को उठा उठा के घसीट के औरतों को पकड़ के जाया करता था। नैब की फाइलें आती थी, मिनिस्टर्स कहते थे अगली लेकिन वो दफा खान इसकी साहब कहते बारी थे है कहीं अरेस्ट और की। से ऑर्डर्स आते थे, वो आपको भी पता है। वो कहते तो थे देखिए, जनरल फिर बाजवा के अगर कहने तो पे सब कुछ देखिए, ऐसा इफ अ होता था। प्राइम मिनिस्टर फील्स दैट ही इज पावरलेस, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ये समझ रहे थे कि उनके हाथ में अख्तियार नहीं है, उनको तो पार्लियामेंट का फ्लोर था, वो आके वहां पे ये बात कर सकते थे जो हुकूमत में स्टेप करने के बाद वो बातें करें, वो चलिए पार्लियामेंट में देखते हैं अब करने से मजीद ज्यादा कितने बात लोगों पे होती। ये मजीद प्रेशर्स लेकिन ऐसे सामने आते हैं। आई बिल्कुल। थिंक जी जी। लेकिन देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो तलखी है, ये सही। तलखियां खत्म होनी खत्म होनी चाहिए। चाहिए। ट्रू। हमें 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 अफवाम और तफहीम के साथ काम करना चाहिए। सही। गवर्नमेंट को बड़ा दिल रखकर ऑपोजिशन के साथ बहुत अच्छा रवैया बेहतर बनाकर मुल्क के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए बिल्कुल मुल्क के सिमिलरली लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ऑपोजिशन को भी जो सही है वो सियासी इश्यूज के ऊपर बात करना चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक्स करके चले और सिर्फ अपने जरूर जो है जुनैद वो अकबर साहब से जरूर इसका जवाब लेंगे। जरा शाह जी। खावर साहब की तरफ चलते हैं। बिल्कुल साबिक जज भी सर आप रह चुके हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। सर आपको लगता है एक जज पे प्रेशर आता है कहीं से? कहीं खुफिया इदारे वाले आप लोगों को अप्रोच करते हैं, वो आप लोगों को प्रेशराइज करते हैं, कुछ सियासी फैसले होते हैं वो अपनी मर्जी के दिलवाना चाहते हैं, आपके ऊपर कभी ऐसा माजी में प्रेशर रहा? मैं कुछ लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज रहा। मैं बात कहूँ कि ऑनेस्टी से कि मुझे कभी भी कहीं से कोई नहीं आया। मुझे
जुडिशरी के अंदर से कोई प्रेशर आया, ना चीज से कहीं से। तो लेकिन ये हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि प्रेशर आते नहीं है। प्रेशर बिल्कुल आते रहे, ये आज से नहीं आ, इसकी तो माजी की बड़ी एक दास्तान है। ये तो मौलवी तमीजुद्दीन खान केस से लेकर फिर जब जुनेजो साहब की हुकूमत बहाल होने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने वाली थी, तो उस वक्त भी कोई पिछले दरवाजों से कुछ पैगामात गए और उन्होंने जनरल जा का जो एक्ट था उसको तो इलीगल करार दिया, लेकिन असेंबलियां बहाल नहीं की। और इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस आपके सामने है, उसमें भी पता चल गया कि जी वो ट्रायल ठीक नहीं था, और उस किसी के कहने पे और किसी के कहने पे ऊपर सबको पता है दुनिया में वो नहीं रहे। तो बात ये है कि ये एक प्रॉब्लम तो मौजूद है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आसमा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपना कंधा जो है उनके लिए देते रहे हैं, उनको बंदूक चलवाने के लिए। उसमें तमाम शामिल हैं, और वो सिर्फ ये है कि इक़्तिदार के लिए दूसरों को लेट डाउन करने के लिए दे हैव बीन ज्वाइनिंग हैंड्स विद द एजेंसीज और सारे मामलात में शरीक रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जरूरत इस अमर की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दोस्त बैठे हैं, अब आए और आके एक पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के डायलॉग करें, कुछ चीजें पहले तय करें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मामलात हैं। जहां तक के खतूत का ताल्लुक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो केमिकल या जहर आलूद किस्म के जो खत आए, बड़ी तशवीशनाक बात है, बाकियों को भी जा रहे हैं। लेकिन इसको फिर एक तरफ जो है पॉइंट आउट करना कि उसमें शायद पाकिस्तान की जो एपेक्स इंटेलिजेंस एजेंसी उसका हाथ है, ये कब वक्त बात होगी। आपको ऐसा लगे? देखिए कोई बेनिफिशियरी तो देखिए हर बात का, हर एक्शन का कोई बेनिफिशियरी होता है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? अभी एक तरह से जजेस को डराया धमकाया गया, अब लेटर आ गए। मैं आपको बताऊं क्या, मैं भी जब जज था तो उस वक्त भी कुछ मामलात में ऐसे होते थे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होती थी, उन जजेस को होती थी जो कि सेक्रेटेरियन मामलात के केसेस सेंसिटिव देख रहे हैं, दहशतगर्दी के केसेस देख रहे हैं, उनको थ्रेट्स जरूर आती थी, अभी भी आती होंगी। उनके लिए फिर जो गवर्नमेंट है और एजेंसी से एक फुल प्रूफ सिस्टम उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देते थे, उनको अलर्ट कर देते थे। लेकिन ये बात जो है ये हमारी अदलिया को जो है वो डराने धमकाने वाली, इसको भी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए इसकी। ये कौन लोग हैं इनके पीछे? बिल्कुल कौन जो भी लोग हैं वो सामने आने चाहिए। जी जुनेद अकबर साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, एक दो चीजें आ गई कि आप शायद ऑपोजिशन वाले हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, लेकिन अभी आपको ये ऐसा अलायंस बना रहे हैं ईद के बाद जो जिसमें बाकी जमातें शामिल हैं और एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो जजेस वाला मामला आ गया, ये तहरीक नामूस पाकिस्तान उसके ऊपर हर लेटर पर लिखा है, तो ये कौन है तहरीक नामूस पाकिस्तान वाले जो इस तरह की कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं? ये तो मेरा ख्याल है उन इदारों की जिम्मेदारी है जिसपे हम डिफेंस पे जो अरबों खरबों रुपए लगाते हैं, अपना पेट का के हेल्थ को नहीं देते, एजुकेशन को नहीं देते और इन इदारों को देते हैं। और मुसलसल जो है हम यही सुनते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये तो हम मानते हैं, और ये अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर जो है हम बागी कहलाएंगे। लेकिन अगर ये पूछेंगे कि क्यों गुजर रहा है तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये मसला ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर अपनी मर्जी के देते हैं, पॉलिटिकल बंदा तो है नहीं, आप हमारे कीपी में हमारी हुकूमत है, लेकिन हमें अपने क्योंकि हमें इंटीरियर मिनिस्टर अभी 3-4 जमातों के हमायत याफ्ता थे, पीएमएलक्यू ने भी उनके इसी तरह के है। अगर क़ियादत जो है यहाँ पर जो है सेफ हाउस से और उससे निकलती है और फिर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग है, तो कम किस तरह इसको पॉलिटिकल लोग मानेंगे ना। तो ये तो खैर अगर पॉलिटिकल लोगों से बिल्कुल हमें बैठना चाहिए, मुल्क हमारा है। लेकिन जिस तरह जैसा आपने फरमाया, सही फरमाया कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इनको जो है हमेशा जो है इसको सपोर्ट किया, उसके साथ किया, लेकिन इन लोगों ने भी तो हल्फ लिया। तो ये तो कोई बहाना तो नहीं है कि मैं आपको किसी को अगर मैं बुराई की दावत दूं तो ये तो नहीं है कि इसने मुझे दावत दी तो इसलिए मैंने बुराई की। ये तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। आप हलफ उठाते हैं, आइन की हलफ उठाते हैं, आप कहते हैं कि हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी, और उसके बाद ये जवाब बनाते हैं कि पॉलिटिकली, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर कोई आपको कोई और गलत काम के लिए बुलाए तो आप करेंगे, तो ये वाली बात आप क्यों मानते हैं ना। तो ये कोई नहीं है। तो ये इदारों की जिम्मेदारी आती है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि हम अभी जो हमने तारीख शुरू की, आपके हाथ नहीं मिलाते, हमने हाथ मिलाए, परसों हमने हाथ मिलाया, अभी क्वेटा में हमारे जलसा है, इसी तरह है, सारे 5-6 पार्टियों
उनसे हाथ मिलाया जिनसे नहीं मिलाना चाहते थे, मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान से हमारा अभी ये तो हम तो कोई इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं कर रहे या कोई उस तरह नहीं कि हम हुकूमत बना रहे, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और हम ये कह रहे हैं कि यार ये 45 के मुताबिक जो उस दिन पर मैं अभी मैडम बीटी है तो इसकी पार्टी के मैंने एक साथ के साथ में बैठा था तो वो कह रहा था कि मुझे जो है उसको हरवाया गया कराची से। मंदोखेल साहब मंदोखेल साहब कह रहा है कि मुझे फैसल वाड़ा साहब ने बताया कि आपका सीट जो एमकेएम को दिया गया है, तो उससे वो क्या मैंने मेहनत की, उसने कहा आपने जो भी की है लेकिन ये किसी और के हिस्से में आया। अगर इसी तरह के फैसले होंगे और फिर आप कह रहे हैं कि हम रिजल्ट मान ले तो हम किस अभी आपने चले फैसल वाडा साहब का जिक्र किया है तो नाज बलोच साहिबा से पूछने थे, नाज आपकी पार्टी में फैसल वाडा जैसे लोग आ गए तो क्या, और आपके कादिर मंदोखेल साहब भी वो इस चीज की शिकायत कर रहे थे बारह कि उन्हें पहले बता दिया गया था इस सीट से मुस्तफा कमाल जीतेंगे, तो पीपल्स पार्टी में क्या वाकई नजरियाती लोगों की कमी हो गई थी कि आप लोगों ने सेनेटर बनवा दिया बहुत बहुत बड़े लोगों को? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी हमारे सेनेटर्स आप अभी देखें या इससे पहले देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स जो है अपने उन लोगों को नुमाइंदा बना कर भेजती है जो हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जहाँ पे आप फैसल बावडा की बात कर रहे हैं तो उनके प्रपोजर और सेकेंडर तो एमकेएम के थे और उनको बहुत बड़ी तादाद में एमकेएम की सपोर्ट हासिल थी। आपके और लोगों ने जहाँ वोट भी नंबर्स दिया। की जी, जहाँ उनके नंबर्स की शॉर्टेज थी उसके ऊपर डेफिनेटली देखिए, सेनेट इज अ नंबर गेम। इसमें नंबर्स के ऊपर इवन आप केपी में चले जाएं, बलूचिस्तान पे चले जाएं, हर जगह पे कोशिश की जाती है कि उम्मीदवार अपनी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से नंबर्स हासिल कर लें। लेकिन देखिए, बात यह है कि अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, जुनैद साहब बात कर रहे थे इलेक्शंस की, कि मंदोखेल वाली इलेक्शंस की, कि उनको पहले बता दिए। बिल्कुल, देखिए, कराची में हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारी हमारी सीट्स हैं जो कि जिसके ऊपर हमें शिकायत हैं, ग्रीवेंसेस हमारी हैं। अच्छा, ये ग्रीवेंसेस सिर्फ आज की नहीं है आसमा, ये ग्रीवेंसेस 2018 में भी थी, ये ग्रीवेंसेस 2013 में भी थी और ये बहुत सख्त थी। शायद 2013 में तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे ग्रीवेंसेस थी। और डेफिनेटली मैं खुद इलेक्शन लड़ी थी 2013 में कराची से, और मुझे आज कहा जाता है जो मेरे सामने जीत गए थे वो मुझे आज बवांगे दोहल अक्सर पार्लियामेंट की लॉबी में आते जाते जब मिलते हैं तो वो सबके सामने बहुत ही मुस्कुरा के एडमिट करते हैं कि जी वो हार गए थे लेकिन वो पार्लियामेंट आ गए और मैं जीत गई थी और मैं पार्लियामेंट से बाहर रही। तो ये जो रवैया है, ये जो तरीकेकार है, इसको बदलना है। अब इसको कौन बदलेगा? ये ओवर द नाइट तो नहीं बदलेगा, इसे हमने मिलकर इस सिस्टम को सही करना है। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये बहुत नागुज़ीर हैं। मैं 2013 से भी पहले चली जाऊं, अगर आप थ्रू आउट देख लें हर इलेक्शंस में सियासी जमातें जो है वो इस पे एतराज, न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि हुकूमत में बैठी हुई भी आवाजें आती हैं जमातों की कि हमारे साथ धांधली हुई है। लेकिन जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बारी आती है तो उस वक्त पार्लियामेंट का जो किरदार है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने का, उसके बजाय आपस में एक दूसरे के ऊपर तेज तनकीद की करके पार्लियामेंट का माहौल खराब किया जाता है। बैठेंगे तो हमने ये देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी, देखिए, आज मेरे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन जब ये हुकूमत में थे तो ऐसी बात नहीं होती थी। जब हुकूमत में पीटीआई थी तो उस वक्त वुज़रा पार्लियामेंट की कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के खड़े होकर हम पे बजट की किताबें उछाल के फेंकते थे। ये रवैया था। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, कोई सुनता नहीं था हमारी बात। मैं समझती हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन, मैं ये समझती हूँ कि इस दफा का जो पार्लियामेंट है इसमें हमें वो रिपीट नहीं करनी मिस्टेक्स जो माजी में हुई हैं। लेट अस सिट टुगेदर फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात करें, काम करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर बेहतरी लेकर आए, इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे ये चीजें हमें करनी है पार्लियामेंट को। लेकिन बड़ी अच्छी बात करी और यही काम पार्लियामेंट का है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ पार्लियामान जस्ट एक रबर स्टैम्प बड़ी माजरत के साथ बन जाती है और अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक कानून साजी होती है। आप भी गवाएं, अभी ये जब पीडीएम हुकूमत जा रही थी आखिरी दिनों में इतनी तेजी से बिल्स पास हो रहे थे कि खुद अरकान पार्लियामेंट हैरान और परेशान थे। वो कह रहे थे ऊपर से आ रहे हैं तो हम बस इसको पास करते जा रहे हैं। ये भी एक हमारी जमहूरियत का हुस्न है। शाखावर साहब, सर आपसे ये जानना चाहूंगी, काजी साहब ने ये इंदिया दिया कि अगली हेयरिंग पे शायद हम फुल कोर्ट भी बिठा सकते हैं इस मामले में। आपको लग रहा है क्या मजीद आला अदलिया पे इस हवाले से प्रेशर बनता जाएगा? क्योंकि ये खत वाला मामला रुक नहीं रहा, ये हर तरफ से खत आ रहे हैं और बल्कि कहा जा रहा है अभी तो कुछ और जजेस खत लिखेंगे। अभी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा, इसके अलावा 3-4 जजेस इस वक्त लाइन में मौजूद हैं जिन्होंने चीफ साहब को खत लिखने।
मेरा ख्याल है आसमा साहबा के जो लोगों के सिविल और फौजदारी और जो उनके राइट्स हैं, बाकी मुकदमात को फिर ये जज हजरात छोड़ दें और खत ही लिखना शुरू कर दें और उन खतों की बेसिस के ऊपर सुओ मोटो होना शुरू कर दें। तो जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, जिनकी अपीलें लगी हुई हैं साल साल से, वो सुनी नहीं जा रही, लोगों के सिविल मुकदमात तीसरी जनरेशन में होते हैं, तो फिर ये काम शुरू कर दें, फिर ये इसके अलावा ये फिर अनएंडिंग प्रोसेस होगा। बात ये है जी कि हमें इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क बड़ी मुश्किल जो है सूरत हाल का शिकार है। हमें एक वसी तर मुफाहमत की तरफ जाना है, तब जाके हम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। और ये अच्छी जो पॉजिटिव चेंजेस इवन पीटीआई में भी आ रही हैं, दीज आर वेरी गुड। उनको भी इतना दीवार के साथ न लगाए कि वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाए। उससे पहले सर सियासी कैदी फिर रिहा हो, फिर ताकि तभी बातचीत हो सकती है, किसी मुज़ाकरात पे आ सकते हैं। देखिए बात ये है कि बिल्कुल रिहा जो होना है वो तो लॉफुली ही होना है। उसमें देखें, मैं आपको बताऊं, अभी जो साइफर केस में जो जमानत हुई है, जो सजा मुअत्तल हुई है, देखिए 14 साल की कैद में कभी भी सजा इतनी जल्दी मुअत्तल नहीं होती। उसमें भी नैब की प्रोसिक्यूशन ने, उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है कि आप अपील की जो है इल्तवा के दौरान इनको जमानत दे दें और सजा मुअत्तल कर दें। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे कोई एक मुफाहमत की फजा पैदा होती है, बिल्कुल हो, लेकिन हमें अपने अपने मौक़िफ़ से दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। हमें अपनी ईगो से बाहर आना पड़ेगा। हमें अच्छे लोग जो है उनको आगे लाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा माइल्ड जो है स्टांस लेते हैं। अभी नाज बलोच साहबा को आपने सवाल किया था कि फैसल वाबड़ा साहब, मेरा उनके लिए कोई बुरे जज्बात नहीं है, ख्यालात नहीं है, उनको मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ पे रजा रब्बानी साहब जैसे एक कोहदा मश्क और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो कि वो नहीं है, फरतुल्लाह बाबर नहीं है इस सेनेट में, फरतुल्लाह बाबर नहीं है, नहीं है। फिर हमने नंबर गेम के लिए फैसल वाबड़ा साहब को जो है वो सपोर्ट कर दिया, मोहसिन रजवी क्या है, मोहसिन नकवी को सपोर्ट है कि ये इन्हितात तो हम सब शामिल हैं इस चीजों में। देखें, जब तक आप पार्लियामेंट में अच्छे लोग नहीं लाएंगे, देखिए अपने अपने इख्तलाफात होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मौक़िफ़ या बयानिए से आई होती है, लेकिन आपको हर एक को, चाहे वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, एमक्यूएम है, पीएमएलएन है, जिनको जितने हिस्से का मैंडेट मिला है, उसको दूसरे को उसका एहतराम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये तो चोर डाकू है, मैं तो उनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वो उनके खिलाफ जो है वो गैर जरूरी जो है रियासती मशीनरी इस्तेमाल करे। ये सेंस कहीं ना कहीं प्रिवेल होनी और कहीं ना कहीं मसालियत की तरफ जाना है। आपको लग रहा है चले बातचीत कर लेंगे हुकूमत के साथ आप बैठ के, क्योंकि आप तो ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं? नहीं, असल में हम इस हुकूमत को, उसके पास मैंडेट ही नहीं, जिस हुकूमत के साथ मैंडेट नहीं, हम किस तरह उसके साथ बात कर सके। और दूसरी, मेरी बहन ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब भी इलेक्शन हुआ, अपोजिशन को जो हार गए उसको इतराज़ था। हम भी 2013 में हमने भी कहा था कि हम जो है हमारे साथ दांधी होगी, लेकिन हम कह रहे थे, कोई और नहीं कह रहा था। अभी ये है कि उस दिन पीपल पार्टी की मेरा ख्याल है दर्जन से ज्यादा तो पंजाब में लोगों ने कहा कि पीटीआई जीत गई थी। वो कैंडिडेट पीपल पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं। मैं नसीम चंद साहब ने कहा, परसों मैंने नसीम चंद साहब को बोला कि पीटीआई जीत गई थी, उनको हर तीसरी पोजीशन पे थी। ये कभी नहीं हुआ। पीपल जुमात इस्लामी कह रही है कि जीते, अचकजई साहब कह रहा है कि पीटीआई जीती है, हम उसको हरवाए। सरवर खान साहब जो हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं, ये पहली दफा हुआ है कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि पीटीआई जीती। ये पहले कभी नहीं हुआ। 2013 में हम कह रहे थे, लेकिन कोई और नहीं कह रहा था। 18 में बिल्कुल हम कह रहे हैं कि गलत हो सकता है, गलत हुआ हो, लेकिन जो हार गए वो कह रहे थे। ये पहली दफा हुआ है जो हार गए वो कह रहे कि नहीं, ये जीता वाला गलत है, ये दूसरा जो हारा है उसको हरवाया गया। तो ये अगर इसी तरह के लोग आएंगे, ये दूसरी जज साहब माजरत के साथ, लेकिन ये जो जजों पे प्रेशर है, उनकी अपनी वजह से प्रेशर है। जब इसी तरह के केस एक बंदे पे एक ही दिन में 12 जगहों पे, और फिर उस पर लंबी तारीखी, यकीन करे परसों में एक केस मेरे हक में फैसला हुआ है, लेकिन 18 दिन में गया। एक एफआईआर मुझ पे काटी गई, बगावत की एफआईआर एक तकरीर पे। अगर इसी तरह की दहशतगर्दी की एफआईआर एक तकरीर पे होती है, जज साहब को पता नहीं चलता कि ये किस तरह की। आपने आलिया हमजा सनम जावेद को लाहौर में चार्ज किया और जज साहब कह रहे हैं कि 14 दिन ट्रायल कर ले, फिर मुझ पे प्रेशर है। अगर जज साहिबान ने एक दफा हिम्मत की और गलत एफआईआर जिसने काटी उसको बुलाया कि क्यों, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये प्रेशर इनकी वजह से, जजों की वजह से खुद इन पे प्रेशर है। अगर एक दफा किसी गलत मैं काटू
कोई और काटे। अगर एक दफा जज साहब ने गलत FIR काटने पे किसी को सजा दी तो आइंदा तो यही मसला है कि यही तो जज साहबान जो अभी जो कह रहे हैं, 6 जजान कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर है, हम पे प्रेशर है, हमारी ऑडियो वीडियो हमारी जो है वहां पर जो जहां पर वीडियो, जहां पर हमें दहशतगर्दी का खतरा है, जहां पर वीडियो होनी चाहिए वहां पर नहीं होती। जजों के कैमरे वॉशरूमों में, घरों पे और हमारी घरों पे हमारी ये, अगर रियासत की प्रायोरिटी ये हो कि हम अगर किसी और अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसी यार सियासी हमदर्दी आप तब्दील करो, अपनी जो है अपने हक के फैसले आपसे करवा दे। अगर इसी तरह की चाहे हम दहशतगर्दी से किस तरह निपटेंगे? इस तरह जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि हमें चैलेंजेस है, अगर चैलेंज है लेकिन हमें पता है कि हमें क्या चैलेंजेस है और हम अपनी एनर्जी, अपनी वसाइल किसी और जगह, गलत जगह पे कर ले, तरजीहात हमारे आप डिसाइड कर ले। इदारों को भी पॉलिटिकल सियासत पॉलिटिकल लोगों का काम है, हमें बैठने दे, एक साथ बैठने दे, लेकिन हमें बैठने इस तरह किस तरह, फैसल वाडा साहब का तो नहीं है, आया पीपल पार्टी का पंजाब में बलूचिस्तान में कोई और नहीं था, किसको पता नहीं कि किसका बंदा किसको उसको दिया गया। ये असल में ये इनको साथ जो फेवर किया है उसको बदले में ये अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ये करूंगा आप ये करेंगे, तो ये सबको पता है। पीटीआई में आप लोग कह रहे हैं हम एक बता दे, हम जब भी मुस्लिम 2013 में हम चीख रहे थे कि हमारे साथ पंजाब में हुआ था, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को नवाजा गया, उसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। अभी चीफ मिनिस्टर साहब को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जो निगरान में था। तो क्या हुआ? कोई पंजाब में कोई और नहीं था, मुस्लिम लीग नून में कोई और नहीं था। यकीन करे ये मुस्लिम लीग के हमारे तो राबे थे, हमारे भाई, हम बहने, हम एक साथ बैठते। तो यकीन करे जितनी फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम लीग नून के अंदर है, यकीन करे इतनी हमें नहीं, क्योंकि किसी और की हुकूमत है। राना साहब ने परसों क्या कहा, राना साहब को कहा कि उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दे, उसने कहा हम उसकी शुक्रगुजार है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बना। यार इस तरह की है। मियाँ साहब कह रहा है कि मैं जो है मेरे साथ इख्तियार नहीं है, जिसके नाम पे चलो गलत है या ये जो जिसके नाम पे वोट मिले उसको अलग किया, उसको नहीं कहा आप हमें काबिल कबूल नहीं है। तो आप पॉलिटिकल लोगों को बैठने दे तो फिर जिम्मेदारी इन इदारों पे आएगी। बिल्कुल आपको लग रहा है इदारे नहीं शायद बैठने देते। नाज बलोच साहिबा, आपने सारी इनकी गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन ये कुछ आप जजेस वाले मामले पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। आपको लग रहा है इन 6 जजों को इंसाफ मिलेगा और अब फुल कोर्ट भी लगेगी, शायद हो सकता है इस हवाले से फुल कोर्ट भी बन सकती है, तो आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं समझती हूँ कि अगर ये जजेस को ये तशवीश है और जो उनकी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस बिल्कुल होने चाहिए, जो उनके कंसर्न्स हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। अगर ये बातें दुरुस्त हैं, इनमें हक़ाइक़ पे मबनी है, तो डेफ़िनेटली इनके ऊपर ये प्रोब और तहकीकात होगी कि ये तमाम जो है मामलात हैं ये आगे बढ़ के इसको एड्रेस करना तो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए आसमा अभी बात हो रही थी कि फैसल वावड़ा की बात हो रही थी और बहुत सारी बातें हुई, सेफ हाउसेस की बात हुई। लेकिन आप मुझे बताइए, फैसल वावड़ा आज फैसल वावड़ा पे इन्होंने तो कह दिया कि ये वो किसके आदमी है, कहाँ। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड फैसल वावड़ा, भाई हैं, कुलीग हैं, साथ इकट्ठे हमने बहुत अरसा सियासत इकट्ठे भी की है, कराची से उनका ताल्लुक है अपनी जगह, और सियासी वर्कर्स को एक दूसरे का एहतराम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फैसल वावड़ा इनके साथ थे, तब तक उनका ताल्लुक किसके साथ था ये वो भी बताएं। और हमारे साथ तो नहीं है, इज नॉट विद पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, सेफ हाउसेस की बात हो रही है, ये जब तरीन साहब जहाजों में भर भर के लोगों को लेकर आ रहे थे, दो आई मस्ट से 2 wrongs don't make a right, लेकिन देखिए जो जिनकी रवायत थी कि पूरा तरीन साहब की जहाजों में भर भर के इलेक्टेबल्स को लेकर आया जा रहा था, कहाँ मीटिंगें हो रही थी, कैसे मीटिंगें हो रही थी, वो सबको पता है। लेकिन उस वक्त शायद आंखें बंद थी, वो देखना नहीं चाह रहे थे, पता था। लेकिन हुकूमत में जब इंसान होता है तो वो ना सुनता है ना देख रहा होता है, वो कहते हैं जो बस मैं आ गया हूँ तो बस मैं ही हूँ। लेकिन ये रवैया इनका था 2018 में। तो उस वक्त को याद रखें, अपनी गलतियों को याद रखें, जो गलतियां इनसे हुई हैं उनको भी ना भूलें। सियासी पकड़ धकड़, इंतकामी कार्रवाइयां, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग, शहजाद अकबर, तमाम फाइलें लाकर एडवांस में बता देते थे 15 दिन बाद किसकी गिरफ्तारी है, कौन गिरफ्तार होगा, और वैसा ही होता था। ये सब चीजें हम भूले नहीं है। मतलब उस वक्त भी कहीं और से ऑर्डर होते थे और अभी भी कहीं और से ऑर्डर होते हैं। मैं यही बता रही हूँ कि आज जो ये रोना रो रहे हैं ना कि जी फैसले कहीं और होते हैं, तो फैसले तब
कहीं और होते थे और आप हुकूमत में थे, आपका फर्ज था आप उस वक्त जो है वो इस्तेमाल ना होते, आपका फर्ज था आप उस वक्त प्रिंसिपल स्टैंडिंग अपनी अपनाते, आपकी भी जिम्मेदारी थी आप दूसरी जमातों के आर्म ट्विस्टिंग ना करते और मिलकर सारी सियासी जमातें। देखिए मैं आसमा आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को जब 27 दिसंबर को बीबी को पिंडी में शहीद किया गया, पूरा मुल्क जो है वो आग की लपेट में था, लोग इश्तियाल में थे, लोग बाहर निकले, घेराव जलाओ। आप इमेजिन ने आपको आपने देखा होगा, सबने बिल्कुल, देखा हम यहाँ होगा मौजूद कि थे, क्या बिल्कुल सब कुछ विटनेस नहीं किया। हुआ इस मुल्क में इंतशार, लोग बाहर निकल गए इश्तियाल में, गुस्सा था, गम था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो है वो आग के साथ नहीं खेला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत खो दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गम कम नहीं था जो शहीद बीबी का गम हमें मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने क्या नारा लगाया? पाकिस्तान खप्पे। एक आमिर, एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, लेकिन हमने कहा पाकिस्तान खप्पे, और इस नारे ने उस जज्बात को ठंडा किया, लोगों को रिलैक्स किया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि आगे हम बड़े मुल्क आगे की तरफ बढ़ा। तो सियासी जमातें जब 9 मई जैसे वाक़ये करें, जब आप खाना जंगी की सूरत हाल क्रिएट करें और मुल्क में आम आवाम को अपने इदारों के खिलाफ इस हद तक लेकर आ जाए कि तसादुम जो है वो कोर कमांडरों के घर तक और लेकिन मिलिट्री अब इंस्टॉलेशंस माजरत तक के साथ लोग 9 जाके मई की पहुंचे। आड़ में भी जो कुछ हुआ वो भी गलत था नाज, उसको भी हम कंडेम जरूर करेंगे, देखिए उसकी आड़ में भी जो कुछ हुआ देखिए वो भी आसमा गलत था। मेरे पास जी जी आसमान जी जी फरमाइएगा। देखिए आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, ट्रू, किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी बिल्कुल डेफिनेटली हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर की आड़ के अंदर जाके जो है इश्तियाल अंगेजी पीटीआई के झंडे लगा के फुटेजेस बना के कहे कि इमरान खान रेड लाइन है, उस पे हाथ लगाया चले तो अब हम ये छोड़ेंगे इसका नहीं। जवाब और जुनेद साहब फिर जरा बेहतर उसके देंगे, बाद जरा वो उसके बेहतर बाद देंगे। आप कोर मेरे पास कमांडर वक्त की के घर कमी है, पे थोड़ा धावा सा आगे बोलते, चलते हैं। उसके बाद आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चले जाएं, शोहदा की आप बेतौकीरी करें, तो वो वीडियो फुटेजेस आएंगी और उस पे लोग गिरफ्तार होंगे, तो उनको तो अपना भुगतना पड़ेगा। आई अच्छा, थिंक कि रियासत और स्टेट से बढ़कर अगर आप आके आप मुल्क के अंदर खाना जंगी, तो हमने देखा है, मिसालें देखी हैं, जिन मुल्कों में खाना जंगी हुई वो कहाँ पहुंचे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें हम आई थिंक आगे, मेरे पॉलिटिकल पास वक्त की सैनिटी कमी है प्रिवेल थोड़ा होनी सा नाज, चाहिए, बिल्कुल वेरी क्विकली वेरी क्विकली। पॉलिटिकल सैनिटी प्रिवेल होनी ट्रू, चाहिए। मैं बिल्कुल। अब भी कहती मिल हूँ हम बैठेंगे तो सबको मसले का हल मिलकर आगे निकलेगा, आप बढ़ना सब है। मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह। जी जुनेद अकबर साहब, आप नाज की सारी गुफ्तगू सुनी, मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है। वो कह रही है 9 मई को जो कुछ हुआ, हमारे साथ जितनी जातियां हुई, हमने पाकिस्तान को बिल्कुल सलाह जी। दी, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं अब इससे आगे कैसे नाज निकलेंगे? बहन की बात को सेकंड करता हूँ कि 9 मई को अगर किसी ने किया है तो उसके साथ करे, लेकिन नाज बहन भी ये करे ना, जो हमारे MNA साहिबानों पे, उमर अयूब साहब पे मोटरसाइकिल चोरी का है, तो ये भी कभी ये जरताज पे हिम्मत गाय करके। चोरी का पर्चा। दूसरी मेरे बहन ने कहा बिल्कुल सही कहा, फैसल वाडा साहब जो है एक वर्कर की इज्जत से PTI में था, इस तरह नहीं था कि वो जिस तरह मेरी बहन थी इसी तरह इससे ज्यादा डिपेंड करती थी PTI को, लेकिन ये प्योरिटी वर्क है, जरूरी नहीं, इख्तिलाफ हो सकता है, ये कोई गलत काम नहीं कि मैंने पार्टी क्यों चूड़ी किस तरह, तो है तो मुझे तो इसके जाने पे कोई इतराज नहीं है कि वो कहा क्योंकि हो सकता है वो मुतमईन नहीं थी पार्टी से। तो इसी तरह फैसलवाड़ा को हमें इस तरह नहीं दिया गया था। दूसरी उसने कहा कि केसेस है, एक केस बताए जो नवाज इमरान खान की हुकूमत में पीपल पार्टी पे बनाई गई थी, ये पहले जो अब इसकी इत्तेहादी इसकी जमाने में बनाई गई थी, और इसको दोनों को आप कंपेरिजन नहीं कर सकते कि इमरान खान की या PTI की क़यादत की जरदारी साहब से या नवाज शरीफ के केसेस को आप करोगे, अब बावजूद इसके कि वो केसेस हमने नहीं बनाई थी, वो खुद ही कह रहे थे कि हमने चौधरी निसार ने हम पे बनाई थी, तो हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। उसके पहले कहती इसके इत्तेहादी थे इसके से, और ये उसी टाइम असेंबली में भी कहते थे कि आप अच्छा इनके साथ बैठ सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ आप बैठ सकते हैं। के साथ बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी में बैठना चाहिए, हम के बिल्कुल है, हम बात करने को तैयार भी है, और हम ये तो क़यादत फैसला करेगा, लेकिन ये है कि इसी टाइम क्योंकि हमारा ये है कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो पीपल पार्टी को भी इस पे सदार है, MQM भी है और नून भी है, अभी तक हमारे लिए क्यों मुमकिन नहीं जिसके साथ हमारी चोरी, जो हम कह रहे हैं कि इसने हमारे घर पे डाका वाले, तो डाकुओं के साथ हम तो नहीं बैठ सकते, इसी टॉपिक पे हम नहीं बैठ सकते। जब तक आपका मैंडेट आपको वापस नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं फ्रेश इलेक्शन की बात हो हम बैठ सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो हम बैठ कर सकते हैं, फॉर्म 45 पे रिजल्ट पे बात हो हम बैठ कर सकते हैं, ये बात करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि इसने आपके घर पे डाका, आप उसके साथ डाकू के साथ तो हम नहीं बैठ सकते, इसके मैंडेट को हम नहीं मानते। इसमें तो मेरे पास वक्त की कमी है, माजर साहब। नाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाह खावे साहब आपका शुक्रिया, जुनेद साहब आपका शुक्रिया। और सियासी जमातों को कहा जाता है कि मिल बैठेंगी तो तमाम मसाइल का हल निकलेगा। देखते हैं अगले आने वाले चंद दिन पाकिस्तान
के लिए कितने मजीद सरप्राइजिंग हो सकते हैं। बात होगी ट्विटर एक्स की बंदिश के हवाले से, और पाकिस्तान में हमने देखा 8 फरवरी और इससे पहले भी ट्विटर को बंद कर दिया गया, और जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि शायद मुल्क की सलामती, मुल्क की सिक्योरिटी को ट्विटर एक्स से ख़तरा है। क्या वाकई इतने संगीन किस्म के ख़तरात हैं, पाकिस्तान की सलामती को दरपेश हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी इस हवाले से दिए, और उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको तलब भी किया, और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि किस किस्म के थ्रेट्स हैं, लेकिन वो भी शायद उस तरह से बताने से कासिर रहे। इसी हवाले से वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश होने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खासे बरहम दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला। जुबानी नहीं, हर चीज लिख कर दें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। चीफ जस्टिस, इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्क की सलामती और अमन को खतरा था। जॉइंट सेक्रेटरी, रिपोर्ट में है कि मुल्क की सलामती के खिलाफ कंटेंट अपलोड किया जाता है, इसलिए इसको बंद किया गया है। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कोई सबूत भी तो होंगे कि आईबी की रिपोर्ट पर आपने उठाकर कैसे एक्स को बंद कर दिया। कौमी सलामती को कोई भी खतरा हो तो ठोस सबूत, वजूहात अदालत को बताएं। इलेक्शन हो गया, बस आप इसको खत्म करें ना। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसमें कोई वजूहात नहीं लिखी हुई कि सिर्फ कयास सराई पर मबनी रिपोर्ट है। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाऊंगा तब कुछ होगा, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब अगली हेयरिंग पे आपने ना सुना तो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है। खैर, अगली हेयरिंग पे उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया इस सिलसिले में। और ये पिटिशन जो दायर की थी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दबंग जर्नलिस्ट हैं एहतशाम अली अब्बासी, उन्होंने ये पिटिशन दायर की, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वाकई मुल्क में ट्विटर की सर्विसेज को ओपन किया जाएगा? इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एहतशाम अली अब्बासी, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। फरिया अजीज हमारे साथ मौजूद होंगी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। फरिया, एहतशाम, ये तो ट्विटर की बंदिश का मामला, और सब लोग तंग हैं, और स्पेशली जो सारा दिन वीपीएन लगा लगा के आपको एक ट्वीट करना पड़ता है और आपको फ़ोन भी सेफ नहीं रहता, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपको उम्मीद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जल्दी कोई इस हवाले से फैसला करेंगे? आज बिल्कुल यही उम्मीद लेके जो है मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, और ये इसमें हमारी चौथी ये भी पेशी थी। पहली बार जब हमने क्योंकि आर्गू ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं देख लेते इस मामले को, पीटीए को। पीटीए जब आया तो उन्होंने आके डाल दिया, एक तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। चीफ साहब ने कहा नहीं, आप इस तरह से ना बात करें, आप अगली पेशी पे आए और तैयारी के साथ आए, एक बार बात करें। उन्होंने डाल दिया वजारत दाखिला पे, और अभी जो है एक जिसे कहते हैं आप फ्रूटफुल जो हुई है वो यही पेशी है। इसमें हुआ इस तरह के ज्वाइंट सेक्रेटरी आए और उन्होंने आके आए बाएं शाएं करना शुरू कर दी। ये सिर्फ एक टैक्टिस होते हैं, तो उस पे जो है आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल सख्त रिमार्क्स दिए, और मैं पहली बार मुझे नजर आया कि वो वाकई इस मामले में सीरियस नजर आए। तो मुझे, क्योंकि पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मैं पिटीशन में लगाई तो मैं दुआ कर रहा था कि उनके पास ना लगे, क्योंकि लाज़िम बात है मैं देख रहा कि उस तरह से आपको लग रहा था कि कोई उनका रवैया इस किस्म का होगा कि बिल्कुल वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलना था, मैं मुझे नजर आ रहा था। लेकिन अभी जो पेशी हुई उसमें मुझे उम्मीद हुई, और उम्मीद हुई इस वजह से कि उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि भाई इसका बताएं आप, और आपने उन्होंने वहां पे उज़र क्या पेश किया कि जो है उसमें ट्विटर एक्स पे जो है इस तरह के मवाद अपलोड होता है जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। तो वो तो हर किस्म का मवाद होता है, हर साइट पे होता है, चाहे आप किस तरह, आपकी क्या पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी अब ट्विटर एक्स से मशरूत हो गई आपको? लेकिन आमिर फारूक साहब ने एक बात वहाँ पे जो की ना, तो उसमें उन्होंने कहा अब तो इलेक्शन हो गए, तो इसमें ये है कि ये जो मवाद है वो फार्म 45 और फार्म 47 है, तो वो मुल्क की मुफाद में कितने खतरनाक है वो तो सबके सामने है। लेकिन असल मकसद यही था कि वो इलेक्शन के टाइम पे एक कैंपेन चल रही थी, तो तकरीबन तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो इसको आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है, प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो हमें इस चीज़ की बिल्कुल हमें नहीं रोक सकते कि आप इस चीज़ को जाके आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को पाबंद कर दें। वीपीएन लगा के आप ऑन करते हैं, आप थोड़ी देर बाद वीपीएन गायब हो जाता है, और वीपीएन का इतना इशू है वो उसके आपकी सिक्योरिटी के बड़े मसले बन जाते हैं, आपका सारा फोन इनसिक्योर हो जाता है, तो वो आपकी चीज़ें सारी किसी बंदे के पास जा रही होती हैं, तो वीपीएन का वो भी मसला है, लोग इस वजह से भी डरते हैं। लेकिन ये है कि आज जो मतलब पेशी हुई जो मेरी, तो उसमें हुआ ये कि एक चीज़ मुझे समझ आई है कि आमिर फारूक साहब ने जो कहा कि एक तो आप सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, एक वैलिड मुझे रीजन दें और बताएं कि कब इसको खोल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अगर नहीं तो फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला सकता हूँ। तो ये ऐसे रिमार्क्स थे कि जिसमें मुझे लगा कि अब वो, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद वीपीएन लगा के ट्वीट्स करते हैं, आपने देखे होंगे रोजाना उनके भी ट्वीट्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, पीटीए वाले खुद उससे करते हैं,
तमाम जो खास करके लास्ट टाइम जो बात हुई थी, सवाल हुआ था एक वजीर साहब से, तो उन्होंने जवाब दिया, तो उनको भी वहाँ पे लोगों ने कहा सर आप खुद VPN लगा के ट्वीट करते हो और आप कहते हैं कि अता तारड़ साहब, तो आप कह रहे हैं कि ट्विटर बंद नहीं है। तो ट्विटर बंद करने का सिर्फ एक मकसद ये है कि सिर्फ वहाँ पे जो है सियासी सरगर्मियाँ हो रही थी बड़ी तेज, जो कि दूसरे उनको रोकना था, सियासी पार्टीज है उनके पास नहीं है इस तरह के प्लेटफॉर्म ना लोग हैं कि जो उनको इस तरह सपोर्ट कर सकें। एक पार्टी को जो है उनको लोग मिले हुए हैं, वो सपोर्ट करते हैं और फ्री जो है सपोर्ट करते हैं, तो शायद आवाज बंद करने की भी कोशिश हो सकती है, किसी की बयानिए को भी स्टॉप करना। फरिया से पूछ लेते हैं। फरिया, आप डिजिटल राइट्स को ज्यादा बेहतर भी समझती हैं, आपका बड़ा काम भी है इस सिलसिले में। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और इलेक्शन सर पे थे, इलेक्शन वाले दिन सुबह 8 बजे आपको पता चला इंटरनेट बंद हो गया, ट्विटर बंद हो गया, और उसके बाद से लेके आज तक लोग बिल्कुल इंतजार में कि किस दिन ये खुलेगा। हालांकि तमाम लोग अपने जो भी खबर होती है उसके मुताबिक लोग रिएक्ट करते हैं, एक जराए हैं मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया को अगर हम देखें, तो आपको लग रहा है क्या वाकई मुल्क की सलामती सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है इससे? क्या देखिए, ये कैसी सलामती कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि निगरान हुकूमत भी और फिर ये इनकमिंग सेटअप सब बैठ के पोस्ट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे थे कि बंदिश है ही नहीं, VPN जाहिर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये कहते रहे कि कोई बंदिश नहीं है, उसके बाद फिर जाके कहा कि हाँ मसला है, बंदिश है, नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में, सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में जो नोटिफिकेशन पेश की, जो 2 पिटिशंस वहाँ दायर हुई भी हैं, वहाँ एक सेंटेंस एक सेक्टर ऑफिसर है FIA का, जिसने इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन ये कह दी है कि ब्लॉक एक्स, कोई रीजन नहीं है। दूसरा, ये ब्लेटेंटली गैर कानूनी चीज उन्होंने की है। कानून के तहत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार PTA को देता है। इस इख्तियार पे भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस वक्त ये बिल की सूरत में कानून मौजूद था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि कानून आएगा तो उस PTA पर कोई पाबंदी नहीं होगी, चाहे आप उनके रूल भी बना दें। और यही देखा, कभी इंटरनेट बंद होता है, कभी कोई वेबसाइट बंद हो जाती है, और ऊपर से कोई जवाब भी नहीं होता, कोई रीजन भी नहीं होता, जबकि देने की जरूरत है। और ये पिछली ज्यूरिस्प्रूडेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूद है, जहाँ पे कहा गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो चले एक वेबसाइट के हवाले से 2018 की इलेक्शंस अगर आप देखें, और जो कोर्ट केस है, अवामी वर्कर्स पार्टी की वेबसाइट 1 माह पहले इलेक्शन से बंद कर दी गई थी, और वो उसको जब करते कराते जवाब मांगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, तो उस वक्त PTA के एहलकार का ये कहना था कि हमें जरूरत नहीं है कि हम नोटिस दें या हियरिंग प्रोवाइड करें। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको करेक्ट किया था कि आपको देना है नोटिस, और आपको एनी अपॉर्चुनिटी। एक और चीज मैं इसमें इजाफा कर दूं कि PTA के हवाले से भी सेक्शन 37 के इख्तियारात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट जो मैंने पिटिशन 2014 में फाइल की थी और 18 में उसका ऑर्डर आया मेरी तंजीम ने, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई आपको जो डायरेक्टिव दे वो बाइंडिंग नहीं है, PTA ने इंडिपेंडेंटली इसका तयन करना है, जो सेक्शन 37 की पावर्स है। सो फेडरल गवर्नमेंट आप ये कह ही नहीं सकते कि इनका इख्तियार है। ये इलीगल चीज जाके आज इस वक्त कोर्ट्स के सामने रखी जा रही है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सारा आपका काम कह रही है इलीगल हुआ, तो फिर कहा जाता है कि कोई नोटिफिकेशन, जिसे आप जिक्र करिए किसी नोटिफिकेशन का, फिर वो सामने हमारे आया था, मोइज जाफरी साहब ने वो भेजा था, दिखाया कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसा नोटिफिकेशन आया। तो ये सारे काम पाकिस्तान में एहतशाम, इसका मतलब है इलीगली ऐसे ही चलते हैं, गैर कानूनी। और कोई कहीं से ऑर्डर आता है, कहीं बाहर से ऑर्डर आता है, कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं कि जी आप ट्विटर बंद कर दें, नेट बंद कर दें, सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन कर दें? बाहर से देखे कोई ऑर्डर नहीं आता। अभी भी आमर फारूक साहब ने कहा है कि IB के कहने पे आपने इतना बड़ा सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिए, IB ने रिपोर्ट दे दी है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने अदालत में जमा कराई, वो इन्होंने कहा है कि भाई हमें IB ने कहा है, जो जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला, तो ये है कि IB के कहने पे, IB वालों का क्या है, वो पूरा दिन यहाँ पे फिरते रहते हैं। अब वो कहें कि सोशल मीडिया एक्स ट्विटर, हम पूरी दुनिया में, हमारा एक वजूद है पाकिस्तान का, हम लोग, हम ये एक ऐप हो ना पाकिस्तान की, बंद तो तभी नहीं करनी चाहिए, लिंक चले ठीक है, ये इंटरनेशनल एक चीज़ है, उसको आप उठ के तो आप कभी टिकटॉक बंद कर देते हैं, आप एक्स बंद कर देते हैं, यूट्यूब बंद कर देते हैं। फिर मकसद क्या है, सिर्फ इन जगहों पे लोग आके बोलते हैं और अपने हक की बात करते हैं, और कोई मकसद नहीं। ये बता रही है कि इनकी 14 में इन्होंने पिटीशन लगाई, तो 18 में इनका फैसला है, तो मेरा अभी तो आपकी लगी, तो आप अभी बड़े पुरुमीद थे कि आपको बड़ी जल्दी लेकिन सोच के अभी मेरा 28 में ना फैसला आ जाए भाई वहाँ पे। तो अभी मकसद सिर्फ ये था, इलेक्शन वाले दिन जो लोग आवाज उठा रहे थे, वीडियोस अपलोड हो रही थी, चाहे जिस मर्जी हर पार्टी को आके अपलोड हो, वहाँ पे जो रिगिंग, तो मेन खतरा इलेक्शन से था। ये जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कुछ ऐसे खदशे का इजहार किया है कि इलेक्शन भी इलेक्शन वाले दिन इन्होंने इंटरनेट बंद करके रखा है, और ये कहते थे नहीं बंद जी,
पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा था, ठीक है। मकसद क्या है, अब सिर्फ ये था कि लोग वीडियोस लगा रहे थे, जहाँ पे कोई रिगिंग हो रही है, जहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हो रही है लगा रहे वीडियोस, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इलेक्शन के रिजल्ट फॉर्म 45, 47 उन सब चीज़ों को रोकने के लिए सिर्फ ये पाबंदी लगाई गई है। और इसका कोई मकसद नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जी। ग्राउंड पे थ्रेट हैं, बिल्कुल हैं, वहाँ पे तो ये काम करते नहीं है, बिल्कुल जीरो इनका काम। लेकिन जहाँ पे काम करना चाहिए, जो हमारी पूरी दुनिया देखती है, वहाँ पे हमारी बदनामी करवाते हैं। फरिया, आपको लगता है ट्विटर एक्स बंद करने से कोई फायदा हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी, जैसे एहतशाम भी बात कर रहे हैं, वजीर इत्तलात भी VPN लगा के ट्वीट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी VPN लगा के ट्वीट करते हैं। तो सारा ये काम जो है इस वक्त क्या इल्लीगल हो रहा है? हुकूमत खुद ऐसा कर रही है, पहले तो मान नहीं रहे थे, वो खुद ऐसा कर रहे थे, तो फिर आप खोल क्यों नहीं देते? देखिए ट्वीट तो हो ही जाता है किसी ना किसी तरह से। देखिए जाहिर है अब वो VPNs भी जैसे जिक्र हुआ कि वो भी बंद कर रहे हैं, तो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं लोगों के लिए। और एक ये तासर दिया जा रहा था कि कोई मसला ही नहीं है, सब पे पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब इन्होंने कहा है कि नहीं वाकई बंदिश है, और उसके बाद अब ये इस तरह की एक इलीगल नोटिफिकेशन इन्होंने बैक डेटेड प्रेजेंट कर दी है। यहाँ पे एक चीज जो तफ्तीशदार है, वो देखें, इन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस भी वायलेट किए। इलेक्शन की भी जो बंदिश है वो उससे पहले की पिटिशन गई हुई थी और ऑर्डर्स थे कि आपने नहीं करना, उसके बावजूद बंद हुआ। प्लेटफॉर्म्स भी पुराने जो स्टूडेंट्स मौजूद है, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो ये जिस इम्प्यूनिटी से आपके चाहे वो निगरां हुकूमत थी या इदारे PTA हो जाए, या ये जिस तरीके से कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी नहीं फॉलो हो रहे, तो यहाँ पे देखिए टाइम का इशू है। आपने मुश्किल जरूर बना दिया, और चाहे आप पोस्ट कर रहे हैं लेकिन मुतासिर हो रहे हैं। ये जो मेट्रिक देखते थे कि ट्विटर पे एंगेजमेंट कितनी आ रही है किसी एक पोस्ट के वगैरह, ये सारी चीजें मुतासिर हो रही हैं, तो ये जाहिर है कि आपने मुश्किल पैदा कर दी। दूसरी, जो डिजिटल पाकिस्तान के दावे कर रहे हैं, तो किस तरह से डिजिटल पाकिस्तान यहाँ पे आप क्या समझाने की कोशिश करें? बैनुल अक़वामी सतह पे आप उनको दिखा रहे हैं कि कभी हम इंटरनेट बंद कर देंगे, कभी कोई प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे, और हम आप जवाब दे भी नहीं है। बिल्कुल, आप सारा दिन इंटरनेट बंद रखते हैं, बल्कि स्लो होता है, नेट ट्रैफिकिंग आपकी बिल्कुल स्लो। तो आप कैसे बिजनेस लाएंगे, कैसे आप डिजिटल मीडिया को कैसे एनहांस करेंगे? जी फरीद, और नहीं हो सकता। और आपकी ये देखें, आपकी जो मईशत है, एक वो बहरान जो चल रहा है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है ये सेक्टर, लेकिन आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। जो हमारी ऑलरेडी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स टेक इंडस्ट्री है, वो भी मुतासर हो रही है, खासतौर पे VPNs की बंदिश से, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स VPN इस्तेमाल करते हैं, वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, जो एक मखसूस वक्त के लिए होता है, आप कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एहतशाम, ये क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि ये लगता है कुछ मामला सियासी दिखाई दे रहा है, मईशत का नहीं मसला, सिक्योरिटी का मसला नहीं। तो चले, इलेक्शन तो होने थे, वो हो गए, तो अभी हालात जब आप जजेस वाला मामला आ गया, अब आगे बहुत सारी चीजें आनी है। खान साहब की मुख्तलिफ बेल भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या मतलब ये अब समझेंगे ये पक्का पक्का बंद रहेगा, ये फैसले इतनी देर से आएंगे? जैसे फरिया कह रही है 4 साल लगे उनको भी इंसाफ में। नहीं, वैसे तो पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा फैसला हो सकता है जब मैं कोई बूढ़ा हो जाऊं तब आए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फैसला इसमें आएगा। उसमें वजह ये कि ओवरऑल जो है सिनेरियो चेंज, और अदालतों के जो फैसले हैं अब अदालतें रूटीन पे आ गई हैं, और खास करके लास्ट टाइम जो जजेस ने जो इल्जाम लगाए उसके बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। तो इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल किसी को यूं गली में बंद कर लें। आप देख लें कि हमारा असल दुश्मन, हम हमेशा कहते हैं है तो कोई नहीं, लेकिन इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो हमारे दुश्मन ने ना मर्सिडीज बना दी अभी उन्होंने, EV, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, वो सारा वो, और हम इस पे सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगा रहे हैं। अपने लोगों को कैसे हम आगे लेके जाएंगे? बड़ी बड़ी बातें बंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे आप आके तो इतना ज्यादा आप लोगों के साथ उनको तंग करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये VPN की बात हो, VPN लगा के आप यूज करें एक्स, तो लाजिम बात है जितने लोगों ने रोका उससे डबल लोगों ने यूज किया। लाजिम है एग्रेशन में या गुस्से में लोग जो है ज्यादा चीजों को यूज करते हैं। वो चीज तो उस तरह से नहीं रुकी, लेकिन आपने एक हर्डल तो पैदा कर दी। अब देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ने ना कटिंग वाले जो फॉर्म अपलोड किए थे, उसमें ट्विटर वालों ने या किसी सोशल मीडिया के बंदे का क्या कसूर है? आपने जब किया तो लोगों को हाथ लगा, वेबसाइट पे लोगों ने उठा के अपलोड किए, वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने उसके बाद तो बिल्कुल ही जो है उसको इंटरनेट को स्लो कर दिया। मतलब ट्विटर ऑन ही नहीं होता था, चलता ही नहीं था। तो इंसाफ मिलेगा आपको, उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि देखिए अदालतों से उम्मीद तो है। अच्छा, चलें, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया आपका, एहतशाम आपका शुक्रिया। इसी नोट के साथ अज़हारे राय, पाकिस्तान का आइन और कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, मुख्तलिफ क्लॉज इसमें मौजूद हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर, लेकिन इस तरह की बंदिश कर देना और इस तरह के मामलात को आगे लेकर आना, क्या वाकई हुकूमतें ऐसे चलती हैं, मामलाती ज़िंदगी चलते हैं? अब देखते हैं अदालतें इस हवाले से क्या वाकई आज़ादाना तौर पर फैसले करती हैं या किसी प्रेशर का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।